दोस्तों नमस्कार। 2 दशक की राजनीति ने इस देश के भीतर की सियासत को बदल डाला है। 2 दशक के दौर में बीजेपी का संगठन, आरएसएस का चेहरा बदला हुआ सा नजर आने लगा है। 2 दशक के दौर में राजनीति कैसे साधनी है और सत्ता तक कैसे पहुंचना है, यह पाठ के तौर तरीके भी बदल चुके हैं। सही मायने में हर परिभाषा इस दौर में बदल चुकी है। याद कीजिए, 21 बरस पहले दिल्ली से प्रधानमंत्री चलकर पहुंचे थे गुजरात और राजधर्म का पाठ उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पढ़ाया था। लेकिन राजधर्म भी उस दौर में छोटा पड़ गया और मौजूदा वक्त में तो राजधर्म का जिक्र कोई कर ही नहीं सकता है। तो क्या वाकई इस दौर की बदलती राजनीति में हर किसी ने अपने अपनी सत्ता को पाने और राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अपने अनुकूल परिभाषाएं इस दौर में गढ़ी हैं और सामने पहली बार किसी दूसरे के नहीं बल्कि जिन्हें राजधर्म का पाठ 21 बरस पहले पढ़ाया गया, अब उनके सामने बड़ा राजधर्म यह आ चला है कि जिस रास्ते वो चल पड़े हैं उस रास्ते हर कोई उनके सामने मायने रखता ही नहीं है। हर कोई एक बराबर है और बराबरी का मतलब यह है कि उनके बराबर कोई नहीं है। जिक्र बीजेपी का हो रहा है, जिक्र इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, जिक्र इस दौर में राज्यों के भीतर जो उठापटक कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर मची हुई है, उसको लेकर हो रहा है। और सवाल सबसे बड़ा एक ही है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी दिल्ली में घबराहट क्यों है? इतनी बड़ी जीत के बाद भी आरएसएस के दरवाजे पर पहुंचकर इस बात का ऐलान करवाने की दिशा में सत्ता क्यों बढ़ना चाहती है, जहां पर हर किसी को लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली अपने हाथ में हर किसी के नकेल रखना चाहती है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल निकल रहा है, 2024 की जीत को लेकर कौन है वो शख्स जो 2024 में जिता देगा, अपने राज्य में सारी सीटें ले आएगा। और संयोग ऐसा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 99% रहा है। तो कौन है वो चेहरा जिसके आश्रय बीजेपी को जीत 2024 में मिल सकती है? जो चेहरे हैं उन चेहरों को पसंद क्यों नहीं किया जा रहा है? जो चेहरे हैं उस पर आरएसएस की सहमति है, लेकिन बीजेपी के भीतर या दिल्ली के भीतर उसे लेकर उहापोह की स्थिति क्यों है? इस दौर में एक नहीं बल्कि 9 पर्यवेक्षक 3 राज्यों के लिए ऐलान करने की क्या जरूरत थी? उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसमें सांसद हो, उसमें राज्य स्तर का कोई नेता हो। इन तमाम लोगों की फहरिस्त 3-3 के हिसाब से 3 राज्यों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सभी को बताना है कि सभी एक बराबर हैं, कोई अपने कद को बड़ा ना माने और जो ऐलान होगा वह दिल्ली की चाहत पे होगा, दिल्ली की इच्छा पर होगा? लेकिन क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर आवाज कुछ और तो नहीं आ रही है? यह सवाल पहली बार बड़ा हो चला है और इस सवाल के पीछे एक उहापोह है। जब भी किसी राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो आरएसएस को जानकारी देनी पड़ती है और आरएसएस उस पर अगर सहमति ना जताए तो दिल्ली की सत्ता को दोबारा से सोचना होता है। ऐसी स्थिति योगी आदित्यनाथ के काल की परिस्थितियों को दोबारा दोहरा ना दे, जो उत्तर प्रदेश में उस वक्त दिल्ली ने सोचा और संघ ने बदल दिया। तो क्यों नहीं शपथ के बाद ही जानकारी दी जाए और तब आरएसएस के भीतर से एक आवाज आए, जब आपने तय कर ही लिया तो हमें क्यों बता रहे हैं? यह हो सकता था जब 6 महीने के बाद इस देश का लोकसभा चुनाव नहीं होता तब। अब तो इस दौर में 2024 का चुनाव जीतना है और दिल्ली की सत्ता को पता है कि आरएसएस सक्रिय नहीं होगा तो मुश्किल होगी और शायद इसीलिए आरएसएस को इस तर्ज पर इस दौर में सक्रिय कर दिया गया कि सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिनों से पंजाब में है। ना सिर्फ पंजाब में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक तौर पर नेताओं के साथ जुड़ते हैं, बल्कि सत्संग में भी जा रहे हैं। उस सत्संग में जिसको उससे पहले वो गए थे अक्टूबर 2018 में, उस वक्त 2019 का चुनाव सामने था। पंजाब में पहली बार कांग्रेस अपने बूते लड़ने वाली है, चंडीगढ़ की भी सीट बचानी है,
हिमाचल में कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी को वहां जीत चाहिए, तो आरएसएस सक्रिय हो गई। 3 सवाल। आरएसएस का सक्रिय होना, आरएसएस से इजाजत लेना, दिल्ली का मनचाहे तौर पर किसी नेता की नियुक्ति बतौर मुख्यमंत्री ना कर पाने की स्थिति में आ जाना, इस घबराहट के पीछे का शोर कैसा होता है, पहले आप इसे सुन लीजिए। क्योंकि सांसदों के बीच कल जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो बार बार मोदी सरकार या बार बार मोदी नहीं, बल्कि स्वागत है मोदी, इसके नारे किस रूप में लग रहे थे, एक क्षण के लिए पहले इसे देखिए, फिर डिकोड किया जाएगा कि आखिर दिल्ली के भीतर का संकट क्या गहरा रहा है। यकीनी तौर पर 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी सांसदों में गजब का उत्साह है। तो फिर घबराहट किस बात को लेकर है? और इस घबराहट के बीच लगातार सीएम पद को लेकर कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में दिल्ली आ क्यों नहीं रही है? और प्रधानमंत्री मोदी सांसदों से बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, आप सभी उसमें शरीक हो जाइए और फिर पकड़ लीजिए उस लकीर को जो 2024 की जीत की दिशा में दे जाए। यानी जीत हर हाल में चाहिए, इसका एहसास आरएसएस को भी है और आरएसएस को भी करा दिया गया। लेकिन आरएसएस की चौखट पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, और वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, यानी मामा हो या महारानी हो, दोनों ने अपनी सत्ता के दौर में संघ के साथ तालमेल बैठाया है। कुछ सवाल महारानी को लेकर हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर संघ के भीतर कोई सवाल नहीं है। तो अगला सवाल है, वो कौन सा नेता है जो दिल्ली से चलकर सांसदी छोड़कर मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गया? क्या उसको मुख्यमंत्री बनाकर 2024 जीता जा सकता है? क्योंकि इन 2 राज्यों में सारी सीट नहीं मिली, 272 के नीचे के जादुई आंकड़े के नीचे पहुंच जाएंगे। तो माजरा है क्या? मामा उसके बाद तुरंत पहुंच जाते हैं जीत के बाद छिंदवाड़ा। क्यों पहुंचते हैं? दिल्ली को संदेश देने के लिए कि अगर आप सीएम बना दीजिएगा तो अगली बार कमलनाथ भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। यह मैसेज बड़ा है, लेकिन देने का तरीका अपना है। इस दौर में कौन सा नेता किस रूप में होगा, आइए एक एक करके फहरिस्त को जरा समझ लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर एक सहमति, कोई विरोध होगा नहीं, हर कोई जानता है। और इसीलिए वहां के जिन 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया, उसमें अर्जुन मुंडा हैं, उसमें सर्बानंद सोनोवाल हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी सरकार के भीतर मंत्री हैं। तीसरे दुष्यंत कुमार गौतम हैं। कहा गया दुष्यंत कुमार गौतम के जरिए कहीं जाति विशेष को बैठाया गया। तो क्या जाति समीकरण के आसरे अभी भी मोदी सत्ता 2024 को पार करेगी? यह सवाल पहला अपने जहन में इसलिए रखिए क्योंकि आरएसएस क्या चाहती है और इस दौर में कौन सी नई लकीर खींचने वाली है। बनारस में जब मोदी पहुंचेंगे तब, और उसके बाद अयोध्या में जब रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद। लेकिन उसके बाद आइए राजस्थान के भीतर राजनाथ सिंह को भेजने का पर्यवेक्षक के तौर पर, जो कि एक लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के बाद राजनीतिक रैंक के लिहाज से दूसरे नंबर के प्लेयर माने जाते हैं। हालांकि अमित शाह दूसरे नंबर है और दूसरे नंबर के बाद कोई नंबर मैटर करता नहीं है, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह, वही राजनाथ सिंह जो एक वक्त विरोध कर रहे थे वसुंधरा राजे का, और वही वसुंधरा राजे जिन्होंने विधायकों की परेड करा दी थी, क्या वही राजनाथ सिंह को इसीलिए चुना गया, इसीलिए भेजा गया? उनके साथ विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की हैं, इन दोनों को भी भेजा गया पर्यवेक्षक के रूप में। कल सभी पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश के भीतर का सवाल, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनको लेकर अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और आशा लकड़ा जो कि राष्ट्रीय सचिव है और आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको भेजा गया। मैसेज सिर्फ जाति समुदाय को फिट करना है या एक मैसेज है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा? राजनीति का यह पाठ दिल्ली ने बाखूबी हर किसी को पढ़ा दिया है।
अब यहां से बड़ा सवाल निकलता है, तो क्या राजस्थान के भीतर वसुंधरा को छोड़कर किसी दूसरी दिशा में देखने की स्थिति में यह तीन पर्यवेक्षक आ पाएंगे या दिल्ली का संदेश ले जा पाएंगे? क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात जब वसुंधरा दिल्ली में करती हैं तो वो हंस क्यों रही थी, मुस्कुरा क्यों रही थी? अपने हाथ में उन्होंने विधायकों की लिस्ट को क्यों पकड़ा हुआ था? इस दौर में आरोप प्रत्यारोप किस पर क्या लगे उसको एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आरएसएस को भी एक ऐसा शख्स चाहिए राजस्थान के भीतर में जो कि आने वाले वक्त में वसुंधरा से कई गुना ज्यादा संघ के साथ तालमेल बैठाकर चल सके, क्योंकि वसुंधरा पर आरएसएस से तालमेल ना बैठाने का आरोप संघ के लोग ही लगाते थे। लेकिन अगला सवाल दिल्ली के सामने है, अगर वसुंधरा नहीं तो आरएसएस से तालमेल तो हो जाएगा, लेकिन जिताएगा कौन? वसुंधरा गारंटी ले रही है हम जिता देंगे, दूसरा कोई गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। वो मानकर चल रहा है कि मोदी का चेहरा और संघ का साथ जिता देगा, लेकिन बात इससे बन नहीं रही है। तो क्या वसुंधरा ने तुरुप का पत्ता चल दिया है? उस तुरुप के पत्ते का मतलब यह है कि हम नहीं तो कोई नहीं, क्या ऐसी स्थिति है? या ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है बीजेपी के भीतर। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि सिंधिया परिवार के भीतर कोई बीजेपी में और कांग्रेस में यह आवाजाही तो लगातार चलती रही है, तो इसमें लपेटे में क्या लेना? लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल सिंधिया परिवार और मध्य प्रदेश से जुड़ा है। शिवराज सिंह चौहान अगर किसी नाम पर सहमति दे सकते हैं तो वह सिंधिया परिवार के शख्स का ही नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी बीजेपी के भीतर कोई दूसरा अपना कद बढ़ा ले, उमा भारती के बाद शिवराज सिंह चौहान को झटके में मौका मिल गया था। यह मौका किसी और को मिल जाए तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन शिवराज सिंह चौहान के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या दिल्ली का रास्ता संघ उन्हें यह कहकर ला रहा है, ट्रेनिंग ले लीजिए, आने वाले वक्त में आप ही का नंबर है? क्या यह स्थिति है? क्योंकि यह स्थिति तो 2014 से पहले जब किसी युवा को खोज रहा था संघ, और वाजपेयी और अडवाणी की बुजुर्ग जोड़ी के दरकिनार कर किसी को लाना चाहता था, तो उस दौर में भी अगर उस दौर के गोवा के मुख्यमंत्री का नाम था तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी तो नाम था। एंट्री तो जबरदस्त तरीके से वाइल्ड कार्ड के जरिए नरेंद्र मोदी ने ली थी, लेकिन उसका विरोध तो दिल्ली में हो रहा था। लेकिन विरोध का क्या है, जब राजधर्म का पाठ नहीं तो फिर विरोध का मतलब नहीं। अब यह पाठ हर किसी को समझ में आ गया है, राजनीतिक जमीन को छोड़ना नहीं है। संघ चाहे कितनी मान मलौवल करे, लेकिन उसे इस हकीकत की जानकारी है कि जब कर्नाटक में बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका विरोध था, बावजूद इसके बनाया गया, और जब बना दिया गया तो उसके बाद चुनावी हार मिली। यह जानकारी संघ ने पूछा जरूर, लेकिन पूछने का तरीका इस रूप में नहीं था कि आने वाले वक्त में आप जिसे बनाएंगे हमसे राय मशविरा कर लेंगे। तो क्या संघ से राय मशविरा नहीं हो रहा है? हमें लगता है इन दोनों पन्नों को समझने के लिए आपको एक तीसरे पन्ने में लिए चलते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि 2024 की बिसात सिर्फ अपने काम से नहीं मिलेगी, यह दिल्ली समझ चुकी है। लाभार्थियों की तादाद गिनाते चले जाइए, डबल इंजन का जिक्र करते चले जाइए, भारत की इकोनॉमी का जिक्र करते चले जाइए, और इस दौर में बताते चलिए कि हम ही हम हैं। उससे काम नहीं चलेगा। तो आरएसएस सक्रिय हुई। 3 दिनों से सरसंघचालक पंजाब के भीतर बैठे रहते हैं। वो वहां पर तमाम संघ के नेताओं से मुलाकात भी करते हैं, और इस मुलाकात के साथ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनकी मुलाकात इस दौर में डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास में जो है हेड गुरिंदर सिंह ढिल्लों से होती है। इस सत्संग में वह अक्टूबर 2018 में गए थे। 2019 से पहले एक जमीन बिछाई थी, और इसका सुझाव किसी दूसरे ने नहीं, अकालियों ने भी दिया था। उस दौर में अकाली साथ थे, इस दौर में तो अकाली भी साथ नहीं है। हालांकि बीजेपी की सीट पंजाब के भीतर 2 ही है, बावजूद इसके एक एक सीट के लाले पड़ेंगे तो उस 2 सीट पर असर पड़ेगा, तो चंडीगढ़ की असर पड़ेगा सीट पर, चंडीगढ़ पर असर पड़ेगा तो हिमाचल पर असर पड़ेगा, जहां की चारों सीट बीजेपी की है। 7 सीट क्या इन्हें बचाया जा सकता है? कुछ बढ़ाया जा सकता है? कम होने नहीं दिया जाएगा। संघ सक्रिय है। संघ को भी समझ में आ गया है, अगर मोदी सत्ता नहीं तो फिर मुश्किल है आने वाले वक्त में। इन परेशानियों के बीच संघ सक्रिय कैसे होगा? तालमेल बैठाना होगा। संघ बार बार ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता है, मुख्यमंत्री कौन हो उसमें राय मशविरा चाहता है, लेकिन इस दौर में खामोशी बरती गई। लेकिन क्या अब
इस दरवाजे को खोल दिया गया है, क्योंकि जिन मुलाकातों का जिक्र इस दौर में करने की जरूरत है उसमें यह भी समझ लीजिए कि नगर निगम चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में, और बीजेपी पहले बार अगर अपने बूते लड़ रही है तो उसके सामने सवाल यह है कि कोई राजनीतिक जमीन को कैसे बनाएगा, क्योंकि बीजेपी तो अकालियों की पीठ पर सवार होकर चुनाव लड़ती थी। इस बार अगर उसके सामने मुश्किल होगी तो क्या होगा। दूसरा सवाल सवाल इन जगहों से जैसे ही आप आगे निकलेंगे वैसे ही सवाल हिंदुत्व का आएगा, राम मंदिर का जिक्र होगा, और उसकी शुरुआत 18 तारीख से होने वाली है। 18 तारीख का मतलब है 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी 17 और 18 को बनारस में होंगे, काशी में होंगे। वहां से वो ऐलान दक्षिण के काशी का करेंगे। दक्षिण का काशी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु से आवाज सनातन के विरोध की आ रही है। सनातन के पक्ष में खड़े होकर बीजेपी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि तमिल संगमम और सर्वेद राम मंदिर का उद्घाटन के बाद जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परीक्षा अब बीजेपी के सामने है वो सही मायने में दक्षिण भारत के 5 राज्यों को लेकर है। और कर्नाटक में सरकार चली गई और तेलंगाना में कांग्रेस आ गई। जमीन कैसे बचाएंगे। इससे पहले तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी सीट, सबसे ज्यादा सीट 24 सीट तो और कहीं से नहीं कर्नाटक से जीते थे। उसके 24-25 सीट कर्नाटक से जीतना, 3 सीट तेलंगाना से जीतना, क्या उसके भी लाले पड़ जाएंगे, फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो क्यों नहीं पूरा संघ का कैडर इस इलाके में सक्रिय हो जाए, और इसकी सक्रियता के लिए जितने मंदिर हैं, जो भी वहां पर पंडित पंडे हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी इस दौर में आपको नजर आएगी। लेकिन बात इसको और आगे समझिए, क्योंकि इस दौर में सिंगौल को संसद के भीतर लाना, तमिलनाडु के ब्राह्मण जो वहां पर मौजूद हैं मंदिरों में, उनकी मौजूदगी दिल्ली में भी कराना, काशी में भी कराना, और तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंध के जश्न को लेकर अब काशी तमिल संगमम का जो शुभारंभ हो रहा है उसमें रामनाथपुरम और कन्याकुमारी टारगेट पे है। कन्याकुमारी 2014 में जीते थे, 2019 में हार गए। रामनाथपुरम का मतलब बहुत साफ है कि वहां के जरिए अगर जीत मिल जाती है तो फिर मैसेज जा सकता है कि जिस हिंदुत्व को सवार होकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है अब उसे कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। और संसद में सेनेगल जब आया तो तमिलनाडु के हिंदू पुजारियों को जिस रूप में लाया गया, कमोवेश यही स्थिति बनारस के भीतर 150 डेलीगेट्स, 150 नहीं कहिए 1500 डेलीगेट्स जो राम सेतु तक संदेश ले जाएं, यानी राम मंदिर निर्माण का संदेश वो वहां तक पहुंचाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसके ठीक समानांतर जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हो रहा है तो देखिए हर चीज को उसके साथ जोड़ा गया। वो कॉरपोरेट हो उनको साथ बुलाया जा रहा है, चाहे उसमें अंबानीस का नाम हो, अडानीस का नाम हो, टाटास का नाम हो, बिरलास का नाम हो, सबको बुलाया जा रहा है। बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए या तमाम कलाकार उसके साथ जो इस दौर में कम से कम राइट विंग के हैं उनको ले लीजिए। खिलाड़ियों में चाहे सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, विराट कोहली हो, सभी का नाम ले लीजिए। यह परिस्थिति इतनी भर नहीं है। राजस्थान से अगर घी आ रहा है तो बिहार के समाजसेवी राकेश पांडे के जरिए जो ब्रावो फर्मा चलाते हैं, राम स्तंभ बनवाया जा रहा है, 25 राम स्तंभ। गुजरात से भी ध्वज लहराएगा, वहां का 7 ध्वज स्तंभ बनाए जा रहे हैं। मैसेज इससे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैसेज यह है कि दरअसल 5 जनवरी के बाद से जो सुरक्षा का दायरा होगा दरअसल वो एक पॉलिटिकल दायरा होगा। 5 जनवरी से लेकर जो लगातार मई के महीने तक चलने वाला है, देश भर के जितने भी मंदिर हैं, और अभी तक 1 लाख से ज्यादा मंदिरों को अंकित किया जा चुका है, और इसके साथ जितने लोगों के पास पहुंचना है उसमें अगर विश्व हिंदू परिषद की माने कि वह जिस रूप में तैयारी कर रहा है वो 5 लाख गांव तक पहुंचना चाहता है। और अक्षत कलश को लेकर जो अपने अपने प्रांत से 45 संगठित प्रांतों में जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो भी सांगठनिक प्रांत थे उसके जो विशेष पदाधिकारी थे जो 5 नवंबर को अयोध्या से निकले हैं, वह जब वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम होगा उसके हिसाब से लाभार्थी तो इस देश में 25 से 30 करोड़ के बीच है। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व और बीजेपी हिंदू पार्टी है, और राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौर में सरसंघचालक और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। इस देश के तमाम ऐसे लोग अगल बगल बैठे हुए हैं
जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देश यही है और इसके जरिए 62 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचे, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की यही तैयारी है। 3 सवाल सबसे बड़े, तो क्या हिंदुत्व की लहर जो चलने वाली है, जो बनारस में 18 तारीख से शुरू होगी और उसके बाद रवानगी उसकी जो अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी से शुरू होगी, वही क्या उसी की आगोश में पूरा चुनाव आ जाएगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में कांग्रेस जिस रूप में सवालों को उठा रही है और जो ईवीएम से लेकर मुद्दे और वोट बैंक को लेकर जो सवाल है और उसमें इंडिया अगर एकजुट हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए बीजेपी के पास कौन सा मंत्र होगा या होना चाहिए? इसमें बीजेपी कहीं भी बटे नहीं और जो भी व्यक्ति चुना जाए वह 2024 के लिए ही काम करे, मुख्यमंत्री का सवाल है। इसीलिए इस पूरे 180 डिग्री के घेरे को पकड़िए और उसके बाद 360 डिग्री में गोल घुमा दीजिए और तब समझिए कि मामा की मौजूदगी और महारानी की मौजूदगी नकार पाने की स्थिति में क्यों दिल्ली नहीं आ पा रही है। और अगर दिल्ली नहीं आ पा रही है तो क्या संघ ने सहमति दे दी है? और अगर संघ ने सहमति दे दी है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस उम्मीद और उल्लास के साथ इस दौर में दिल्ली में बिसात चुनावी जीत को लेकर बनाई गई, उसमें सभी बराबर हैं, यह मैसेज तो दिया जा रहा है, लेकिन एक डर लगातार रेंग रहा है, कहीं कोई बगावत ना कर दे। क्योंकि बगावत वह भी बीजेपी में और वह भी मोदी सत्ता के खिलाफ, यह अडवाणी का दौर नहीं है। जब गोवा में बैठक हो और अडवाणी जी रूठ जाएं, बावजूद इसके राजनाथ सिंह वहां जाएं और बैठक हो और उसमें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखा जाए, दिल्ली में बैठे हुए अडवाणी ना माने, यह वो दौर नहीं है। यह दौर उसके आगे का दौर है। लेकिन दूसरा सवाल और आखिरी सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर यह दौर वो नहीं है तो विरोध और बगावत के तौर तरीके भी अलग होते हैं। राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए लंबे वक्त से जो राजनीति शीर्ष पर बैठकर राज्यों में करते रहे, वो क्या अपनी जमीन को जाने और गंवाने देने की स्थिति में है? टकराव की इन परिस्थिति में संघ के दरवाजे पर हर कोई खड़ा है। संघ की जरूरत 24 में है। संघ की जरूरत सीएम बनवाने को लेकर है, उसकी सहमति और उसके जरिए मान मुनव्वल कराने की है। संघ इस दौर में हिंदुत्व की हवा लहराना चाहता है। इसी दौर में जिन परिस्थितियों के साथ बीजेपी सत्ता मौजूद है, तो एक मीटिंग में अगर जिक्र इस बात का कर दिया गया, जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघचालक से कहा, तीसरी बार चुनाव हर हाल में जीतना है। रिकॉर्ड नेहरू का टूटेगा। इस देश के भीतर चुनी हुई सत्ता या चुनाव के तौर पर अकेले नरेंद्र मोदी होंगे जो चुनाव तीसरी बार जीतेंगे। 52 में जीते थे नेहरू, 57 में जीते थे नेहरू, 62 में जीते थे। उस रिकॉर्ड की बराबरी कीजिए और उसके आगे बढ़ जाइए। फिर संघ जैसा चाहेगा वैसा हम चलेंगे। इस पर बीजेपी और संघ चल रहा है या नहीं चलेगा, 2 दिन के भीतर पहली राय सामने आ जाएगी, जब रविवार के दिन मुख्यमंत्री का ऐलान होगा तीनों राज्यों के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।